Hi Adarsh, welcome on Europedia. Thank you, sir. So Adarsh, you got selected in HBCL and you are a civil engineer, right? Yes, sir. Congratulations for that, Adarsh. Thank you so much, sir. And Adarsh, I want to interact with you and I want to know about your journey and your selection in HPCL. And I'm very sure information which will come from you will be very helpful for all the students, especially civil engineers. तो आदर्श आपकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। आप अपने बारे में बताएं विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर एंड आपका जो कॉलेज का जहां से आपने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम विच कॉलेज एंड उसके बाद की जर्नी कैसी थी आपकी टिल यू रोट एचपीसीएल एंड बिकॉज यू आर सिविल इंजीनियर तो आपने और एग्जाम्स भी दिए होंगे स्टेट वगैरह में भी एग्जाम दिए होंगे तो वो थोड़ा सा जर्नी आप हमारे साथ शेयर करें अपना। Yes, sir. Sir, basically, I am from Sagar, Madhya Pradesh. Sagar से हूँ सर मैं. And I have done my bachelor's from Jabalpur Engineering College. And after that, उसके बाद मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था IIT गांधीनगर से. मैंने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है. Okay. And after that, I was working in National High Speed Rail Corporation also for last 2 years. Okay. Along with that, I was also preparing for exams as well. And after coming back from office, I used to study, and I was studying from last 1 year also. So 1 year. So पिछले एक साल से मैं मतलब जॉब के बाद पढ़ाई भी करता था साथ में. और यही सर मतलब एग्जाम्स लास्ट ईयर मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं सर. लाइक ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम्स निकलते थे, आइदर इट इज स्टेट एग्जाम्स, गेट, ईएस. तो और ये लास्ट मेरा ये एग्जाम एचपीसीएल का था. तो टेक्निकली मतलब मैं प्रिपेयर कर ही रहा था, तो टेक्निकल मेरा बेटर हो गया था. एंड एचपीसीएल में जो मेन डिफरेंस रहता है बाकी एग्जाम से वो ये रहता है कि आपका एप्टीट्यूड भी आपको 50% आना चाहिए. सो अलॉन्ग विद दैट एचपीसीएल के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की थी वो एप्टीट्यूड मैंने मतलब एप्टीट्यूड आपका ठीक हो जाता है जब आप बाकी एग्जाम्स भी देते जाते हैं. और एप्टीट्यूड जिस भी एग्जाम में आता है आप एक बार भी पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है एप्टीट्यूड का. और बस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है. एचपीसीएल के मैंने प्रीवियस ईयर्स लगाए हुए थे और टेक्निकली मेरा मतलब मैं पढ़ ही रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं इस एग्जाम में. तो इस तरीके से सर मेरी ये जर्नी रही है. और एट लास्ट जब वो एग्जाम दिया था तो ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस भी टेक्निकल वाला भी कवर था और एप्टीट्यूड वाला भी. तो इस तरह से सर वो क्लियर हुआ एग्जाम भी मेरा. एंड आफ्टर एग्जाम सर आई हैव जॉइंड योरपीडिया एंड दैट हैज हेल्प्ड truly it has helped me in GT and personal interviews. ओके ओके सो आदर्श, अब ये जो आपने अपना पूरा जर्नी बताया, आई हैव सर्टेन थिंग्स टू आस्क यू. मेरे ख्याल से आपके करियर में ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज्यादा गैप नहीं है. हाँ नहीं सर, डायरेक्टली आई हैव जॉइंड फॉर एमटेक. और उसके बाद फिर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया. यस सर. अब देखो इसमें ना एक बहुत बड़ा जो एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज स्टूडेंट बीटेक के बाद जब उनको लगता है कि साहब उनको पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या किसी ड्रीम जॉब में जाना है, तो वो ब्रेक ले लेते हैं और काफी साल तक ब्रेक लेते हैं. 2 साल, 3 साल, 4 साल कि साहब जब तक मेरा पीएसयू में नहीं हो जाता मैं तैयारी करता रहूंगा. आपने रूट फॉलो किया, आप आईआईटी गांधीनगर गए, आपने मास्टर्स किया, फिर आपने जॉब किया, जॉब के साथ साथ मास्टर्स के साथ साथ आप तैयारी करते रहे और आपने एग्जाम्स दिए, बहुत एग्जाम्स नहीं निकले और आपको फाइनली सिलेक्शन भी हुआ. कौन सा रूट सही है? सर दोनों ही रूट्स में कहूंगा. अगर किसी को ऑलरेडी क्लैरिटी है कि हाँ उसको गवर्नमेंट जॉब और पीएसयू में ही जाना है तो वो हो सकता है कि वो ड्रॉप लेना अगर चाहता है तो हो सकता है वो उसके लिए बेटर रास्ता हो. बट अगर किसी को ऐसा भी लगता है कि दे हैव टू गेट इन अ सर्टेन एक्सपर्टीज, लाइक मैं एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज करके देन अपने करियर को आगे देखता हूँ मैं, तो उसके लिए एमटेक करना भी काफी हेल्पफुल रहेगा. So like in MTech also I published 2 research papers and on the basis of my MTech thesis only I have got another job in this National High Speed Rail Corporation. तो दोनों ही रास्ते में कहूँगा ठीक ही होंगे, बट वो सर पर्सनल डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन. देखिए मेरा अपना मानना ये है आदर्श कि करियर में गैप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता. पहली बात. दूसरी बात, ये जो मास्टर्स है ना कहीं आपको हेल्प करता है इन द सेंस दैट हाँ सर वो है.
आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज होने में पता नहीं चलता। जैसे आज आप एचपीसीएल जा रहे हैं, मे बी 2-4 साल बाद आपका मन लगे करे कि नहीं एकेडमिक्स में शिफ्ट होना है, उस टाइम पे अगर आपका मास्टर्स होगी तो आपको डॉक्टरेट में एडमिशन लेना इंडिया अब्रॉड बहुत आसान रहता है। एंड इवन बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो टीचिंग की जॉब्स हैं, जो एमटेक के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स भी गवर्नमेंट में मिलती हैं। तो आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है कि नहीं साहब मेरे को मार्केटिंग सेल्स में नहीं रहना, या मेरे को और कोई प्रोफाइल चेंज करना है, मेरे को एकेडमिक्स में आना है, तो वहां पे हेल्प करता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या यस सर। मास्टर्स के साथ या जॉब के साथ पब्लिक सेक्टर जाया जा सकता है, जो आपने कन्वर्ट किया, तो क्या वो जाया जा सकता है? रूट तो यही वाला सही है कि साहब हम पढ़ते पढ़ते हमारा बिना गैप के भी पीएसयू मिल जाए, रूट तो ऑब्वियसली यही सही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके साथ कन्वर्ट किया जा सकता है? क्योंकि आपने किया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्ट कि क्या ये पॉसिबल है? यस सर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और हम्म, एक बार सर, एक बीइंग फ्रॉम आईआईटी एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर, आपको एक नया एक्सपोजर मिलता है एक फील्ड में, हम्म, और जो आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी बढ़ा देता है। आप हम्म, एक फील्ड के मास्टर होने वाले होते हैं आप, हम्म, तो कॉन्फिडेंस के लिए, एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है ये। तो मैं हम्म, मतलब प्रेफर कर, और ये पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि हम्म, आप मास्टर्स करने के बाद, जॉब के बाद भी आप प्रिपेयर करें और उसी हम्म, पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। और मेरा भी जैसे पीएसयू में जॉब करने का ये था कि नेक्स्ट जो मेरी जॉब भी लगी थी वो पीएसयू में ही थी। So हम्म, I wanted to be in PSU only. Like हम्म, that was not on direct payroll, but हम्म, right now I'm in direct payroll. So I wanted to be involved in the PSU work only, sir. हम्म, और आंसर तो वही है सर, बिल्कुल हम्म, चलाया जा सकता है। हम्म। अच्छा आदर्श, एक बात बताओ, जैसे सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो थोड़ा सा यूनिक इंजीनियरिंग है इन द सेंस कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिविल इंजीनियर्स के पास, और कैंपस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कोर सेक्टर में तो उतनी जॉब नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि साहब जैसे आईटी हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हो गए, कंप्यूटर्स वाले हो गए, उनको ज्यादा कैंपस में अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि वो आईटी से रिलेटेड जॉब्स हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उसमें कोर सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं और प्लेसमेंट अप्रोच जो आपका पैकेज है वो सैलरी वो कम लगता है। ये एक रीजन होता है कि सिविल वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि साहब एमटेक ज्वाइन करें कि ना करें। मेरा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिविल इंजीनियर को एमटेक क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सर यदि इंडस्ट्रियल वे में अगर देखते हैं तो आपको बीटेक के बाद भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं सिविल इंजीनियरिंग में। बट अगर आपको डिजाइन फील्ड में जाना है और आपको एक चीज का एक्सपर्टाइज करना है, तो मैं कहूंगा एमटेक करना इज क्वाइट बेटर। क्योंकि आप कुछ ऐसे, बीटेक में जो आपने पढ़ा हुआ होता है वो आपका बेसिक होता है, उसके बाद आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको डिजाइन वगैरह मिलती है, और वो जो प्रैक्टिकल आप करते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए मिलती है। बट थ्रू एमटेक दैट इट विल मतलब ये और आपकी नॉलेज को फाइन कर देता है किसी भी इंडस्ट्री में आपका। वो मतलब जैसे कोई कंसल्टेंट भी होते हैं, कंसल्टेंसीज बहुत है सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपको कंसल्टेंसीज में जाना है तो मैं कहूँगा एमटेक के बाद ही जाएं, बिकॉज इट विल गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। Okay, now Adarsh, let me come to second part. जैसे as civil engineer, there are so many opportunities in state government also, government jobs also, junior engineer, assistant engineer, and you chose public sector. So why public sector? Why not state jobs and all? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ही रहा है, और जो कल्चर मैंने यहाँ पे देखा है और जो मैंने अपने फ्रेंड से भी बातचीत की है, कल्चर में काफी डिफरेंस होता है। तो Hmm, आई प्रेफर दैट काइंड ऑफ कल्चर, कि मुझे लाइफ में ये वाला कल्चर चाहिए था, पब्लिक सेक्टर यूनिट वाला। hmm, एंड देयर इज अ difference between state governments and central governments, and along with that perks are also different, और एक डिफरेंट ही कल्चर है सर दोनों hmm, जॉब्स का। तो hmm, ये वाला कल्चर आई वांटेड टू बी इन, सो दैट्स व्हाई मैं कहूंगा hmm, मेरे लिए तो पीएसयू सही था, बट इट विल आल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन सर। hmm. अच्छा मेरे को अब आदर्श ये बताइए, आप आईआईटी गांधीनगर से आपने मास्टर्स किया है, किस स्पेशलाइजेशन में किया है और कैसा है आईआईटी गांधीनगर सिविल इंजीनियर्स के लिए? सर आई थिंक आईआईटी गांधीनगर इट विल गिव यू अ क्वाइट वास्ट एक्सपोजर सर। मतलब ओके। being in IIT Gandhinagar, sir, I have also elected as a MTech senator, and I have elected for that. So you get a vast variety of people out there, and coming from a government college, you are going into IIT, that increases your resources as well.
आपको काफी रिसोर्सेज मिलते हैं वहां जाके, काफी कुछ सीखा है, लाइक प्रोफेसर्स भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे वहां पर। लाइक मेरी तो जियोटेक्निकल फील्ड थी, तो मैं कहूंगा मेरे जो प्रोफेसर्स थे वहां पर वो इंडिया में टॉप 3 में अगर जियोटेक्निकल की बात करें तो उसमें आते थे। और स्ट्रक्चर में भी काफी कुछ, मतलब आप काफी कुछ सीख सकते हैं वहां पर। तो एक्सपोजर तो सर काफी बहुत ही बढ़िया था वहां का। और ऐसी जगह में शिफ्ट होना टू आईआईटी, इट इंक्रीजेस योर पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ, आपकी वो करता है एज अ पर्सन। तो मतलब जो मास्टर्स का एक्सपीरियंस 2 साल का होता है आईआईटी में, दैट इज रियली गुड एंड स्टूडेंट शुड हैव दैट। यस सर, डेफिनेटली सर, मतलब आपको स्टडी भी हार्ड करनी है, आप इंजॉय भी काफी करेंगे, आप स्पोर्ट्स में भी काफी इंजॉय करेंगे, तो एक रिसोर्सेज जो आपको मिलता है वहां पर वो काफी सही मिलता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आप be not from IIT, then you can go and see how the things will be. Okay. अब आदर्श आते हैं towards HPCL. Please share with us your experience of written exam of HPCL. How many marks did you get? और कट ऑफ कितना था आपकी ब्रांच में, आपकी कैटेगरी में, और आपका रिटन एग्जाम कैसा हुआ उसके बाद हम चलते हैं जीटी और इंटरव्यू की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, रिटन एग्जाम जब मैं देके आया था, एंड मतलब मेरा टेक्निकल और एप्टीट्यूड ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखा था, तो और पेपर जब मैं दे रहा था उस टाइम मेरे को एप्टीट्यूड थोड़ा लेंथी लगा। मतलब एप्टीट्यूड मेरा काफी अच्छा था, और ऑलमोस्ट अराउंड 90% मेरे एप्टीट्यूड में सही थे। और जो कुछ रह गया था वो भी इसी कारण रह गया था, बिकॉज लेंथी पेपर था और मैंने टेक्निकल में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया था। मुझे ऐसा लगा मेरे को कम देना चाहिए था। और मेरे सर मार्क्स रिटर्न में थे 130.6 आउट ऑफ 170। और मेरे जो कट ऑफ गया था वो 125 पॉइंट समथिंग कुछ कट ऑफ गया था इस सिविल का। तो मेरे 5 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा थे। मतलब मेरी कैटेगरी भी ओबीसी है, तो उसमें 125 कट ऑफ था और 5 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज्यादा थे। ओके। और ये मतलब मेरे टेक्निकल में भी उनका वो होता है कि 50+ मार्क्स आपके होने चाहिए, तो मेरे अराउंड 60 मार्क्स में थे और बाकी फिर मेरे एप्टीट्यूड में मार्क्स थे। तो ये था सर रिटन का। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जीटी के लिए सर मतलब मेल आता है आपके पास कि दैट यू हैव सिलेक्टेड। बट जब मैं एग्जाम देके आया था मुझे लगा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मतलब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे, तो मुझे लग रहा था शायद ना हो। बट जब मेल आया तो तब कंफर्मेशन हुआ कि हाँ तो हो गया है। तो तब भी सर अलग एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है या मे बी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसको एचपीसीएल, क्योंकि हर साल ही एग्जाम आता है, दोबारा आने वाला है, तो एचपीसीएल के रिटन एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकता है वो बच्चा? सर मुझे लगता है एक्स्ट्रा आप एचपीसीएल के लिए कुछ आप सैंपल पेपर्स लगाइए, वो आपको, क्योंकि आपको वो फील दे देंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसा पेपर मिलने वाला है, आप कितना टाइम टेक्निकल में लगाएंगे और कितना टाइम एप्टीट्यूड में देंगे। क्योंकि टेक्निकली अगर उसका देखें तो ईएस लेवल का ही रहता है, मतलब उतना टफ नहीं रहता है। मतलब छोटे छोटे ही क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। गेट में थोड़े लेंथी नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं था। टेक्निकल इसमें ईएस टाइप के ही थे कि आपको 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। और एप्टीट्यूड में मुझे लगता है कि आप अगर किसी एक बार भी एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं तो आप ये क्लियर कर जाएंगे एप्टीट्यूड भी। और एप्टीट्यूड हाँ, बट प्रैक्टिस तो चाहिए उसकी भी कि आप प्रीवियस से लगा के जाएं एक बार जो एचपीसीएल के हैं, तो आपको टाइम एग्जैक्टली पता चल जाएगा किसमें कितना देना है। ओके। अब आदर्श, नाउ कमिंग टू जीटी एंड इंटरव्यू पार्ट। नॉर्मली अगर बच्चों का कट ऑफ, रिटन कट ऑफ के 5-4 नंबर के अंदर उसके मार्क्स हैं, तो डिस्कर्टन हो जाता है कि शायद मेरी सिलेक्शन ना हो, और वो जीटी और इंटरव्यू की तैयारी ढंग से नहीं करता। रिसेंटली मैंने बहुत से बच्चों से इंटरेक्शन किया जिनके कट ऑफ से 0.03 मार्क्स ऊपर थे, वो भी एचपीसीएल में सिलेक्ट हुए हैं। तो आपके तो 5 नंबर ऊपर थे। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिटन में कट ऑफ के पास होता है, उनको तैयारी मोटिवेशन के साथ करनी चाहिए, ये पॉइंट पे आप क्या बोलते हैं? सर उनको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो पॉइंट में ही मार्क्स जस्ट कट ऑफ से ऊपर आया है उनका, और जस्ट उन्होंने क्योंकि इंटरव्यू और जीडी बहुत अच्छे से किया था, दैट्स व्हाई दे हैव क्लियर्ड द एचपीसीएल एग्जाम। और मेरे भी आगे अगर मैं देखूं तो मेरे बैच में जो लड़के थे जो भी सिलेक्ट हुए थे वो सबके मार्क्स मेरे से ज्यादा थे, लाइक 137 135। और
मतलब कहना नहीं चाहिए, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जो मेरे बैच में थे उस टाइम पे। हम्म, और मेरे उस बैच में सबसे लोएस्ट मार्क्स थे। तो इट हम्म, डिपेंड्स ऑन योर जीटी एंड इंटरव्यू मार्क्स आल्सो। हम्म, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मार्क्स कट ऑफ से कम है तो तैयारी नहीं करना है। बिल्कुल आप करिए, तैयारी करिए, अच्छे से करिए, और ज्यादा मोटिवेशन होके करिए, मोटिवेटेड होके करिए, क्योंकि आपको ही मार्क्स ज्यादा चाहिए। और आपका इंटरव्यू और पीआई जीटी अच्छा जाता है तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हम्म। अच्छा आदर्श, अब मेरे को बताइए ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के बारे में। ग्रुप टास्क के लिए सर उन्होंने हमको चर्च गेट में बुलाया था। तो वहां पर टोटल आई थिंक 24 लोगों को बुलाया था उस दिन। आउट ऑफ दैट अराउंड 18 वहां पर पहुंचे थे, हम्म, 18 और 19। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स में बांट देते हैं, लाइक सिक्स 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 3 ग्रुप में बांटा हुआ था उनको। हम्म, और जीटी के टॉपिक्स वो मतलब ग्रुप्स वाइज ही अलग अलग डिफरेंट रहते हैं। हम्म, और जीटी में सर जैसे मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था, तो मतलब मेरे को जो प्रिपरेशन में यूरोपीडिया से करके गया था वही मेरे को मिला था वहां पर भी। हम्म, तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ मतलब फिर भी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, वीटी एंटरप्राइज वाला था सर मेरा जीटी, तो उसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा था। मतलब जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा उन्होंने रिटेन किया था। तो किसी भी बंदे को जो फर्स्ट टाइम गया है वहां, उसको पढ़ने में वो फर्स्ट 5 मिनट देते हैं पढ़ने के जीटी में, और नेक्स्ट आपको 15 मिनट्स डिस्कशन करना होता है। तो अगर वो फुल पेज 5 मिनट में पढ़ ही नहीं पाया बंदा, और उसने एक बार नहीं देखा हुआ है, तो वो काफी मुश्किल होगा उस बंदे के लिए कि आप स्टार्ट करें उस चीज को और फिर डिस्कशन में आए। डिस्कशन में आप फिर भी आ सकते हैं, बट स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट एक बार देखा हुआ होना चाहिए। और लाइक मैंने देखा हुआ था, तो स्टार्ट भी मैंने ही किया था ग्रुप में। और ये भी है सर कि जो स्टार्ट और कंक्लूड करना भी जरूरी नहीं है, सिलेक्ट तो आप हो ही जाते हैं अगर आपने पॉइंट्स अच्छे बोले हो। लाइक वैलिड पॉइंट्स अगर आप बोलते हैं, और बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ अगर आपकी ट्यूनिंग बैठती है उस डिस्कशन में, तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें। बट मैं कहूंगा कि स्टार्ट और कंक्लूड भी करते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। हो सकता है आपको कुछ मार्क्स ज्यादा मिले, तो वो भी अगर आप कर सकते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप स्टार्ट भी करें, और हो सकता है कंक्लूड भी करते हैं, तो सिलेक्शन हो सकता है आपका उसमें भी। और ये था सर जीटी का। ओके। और जीटी में सर बेसिकली 6 लोग थे हमारे में, उसमें से 3 ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बाकी वो बंदे ही सिलेक्ट नहीं हुए थे जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं, या अच्छा, तो ऐसे भी थे पॉइंट्स जिन्होंने बोल कुछ रहे नहीं थे। बोला। हाँ सर, एक एक बंदा ऐसा था उसने कुछ नहीं बोला, और 2 बंदे ऐसे थे जिनके पॉइंट्स थोड़े वैलिड नहीं थे, वो थोड़े हट के बोल रहे थे। और बाकी 3 का जो सर डिस्कशन चल रहा था वो एकदम मतलब पॉइंट्स पर ही चल रहा था जो उन्होंने दिया था। तो 6 में से सर 3 का ही सिलेक्शन हुआ था, और 3 का नहीं हुआ था, जिसमें से एक तो सर ज्यादा कुछ बोला नहीं था, और 2 के थोड़े पॉइंट्स कमजोर थे। और बाकी 3 से डिस्कशन काफी सही चल रहा था, तो उन तीनों का सर हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, अब आदर्श इंटरव्यू के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं, इसलिए बिकॉज एचपीसीएल का जहां तक मैंने सुना है कि एचआर फोकस्ड इंटरव्यू गया था इस बार। काफी क्वेश्चन एचआर से रिलेटेड थे, और स्टूडेंट्स इस फील्ड में काफी वीक होते हैं, एचआर की फील्ड में बहुत वीक होते हैं क्योंकि प्रिपरेशन नहीं किया होता। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे थे इंटरव्यू के अंदर। यस सर। सर इससे पहला ही क्वेश्चन सर सबको ये लगता है कि वो पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो वो पहला क्वेश्चन नहीं था। मतलब पहला क्वेश्चन मुझे लगता है वो 1-2 से ही उन्होंने ये पूछा होगा, बाकी सबसे हटके क्वेश्चंस थे। और लाइक पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आप कहाँ से आ रहे हैं। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम सूरत। और फिर ये यहाँ से सर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ कि सूरत में फिर आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया आई वाज वर्किंग देयर, मतलब मैं तो जॉब कर रहा हूँ नेशनल हाई स्पीड बुलेट प्रोजेक्ट में। तो फिर ये प्रोजेक्ट का जॉब का बारे में जो निकलता है, अब इसके बाद सिचुएशन ऐसा होता है कि जॉब से रिलेटेड ही सारे सवाल होते हैं, अच्छा। बट टेक्निकल उसमें कुछ भी नहीं होता है। वो सारे क्वेश्चंस आपको एक सिचुएशन बना के देंगे, वो देखना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक उसके बाद उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, लाइक उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फिर पूछा था कि अब बताओ आपके बारे में, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। और अगेन फिर वो क्वेश्चंस जो थे वो सारे जॉब से रिलेटेड ही थे, कि लाइक तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं। तो लाइक मैं एशिया की सबसे बड़ी लैब देख रहा था वहां पर, तो अराउंड 200 लोग उसमें काम कर रहे थे।
तो मैंने बताया कि 200 लोग काम कर रहे हैं, तो अब उनका ये सिचुएशन दिया उन्होंने कि अगर 200 लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पर कुछ बंदों की लड़ाई हो, इतना बड़ा ग्रुप है तो हो सकता है कुछ दो लोगों की या लड़ाई चल रही हो, ऐसा कुछ हुआ हो सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में आपने ऐसा क्या किया था? तो इसका आंसर सर मैंने ऐसे दिया था कि हाँ मतलब 200 लोग यदि काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो सच भी है कि हमारे केस में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, तो मैंने वो सच ही बोला। मैं बना के भी बोल सकता था, बट नहीं, जो हुआ था जो सच पे ही था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और अगर ये भी बोला मैंने कि ऐसा हुआ भी होगा तो मेरे तक वो बात आई नहीं थी कि मैं उसमें कुछ रिएक्ट कर पाऊँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मैंने एमटेक भी कर रखी है, तो अब और उन्होंने मतलब मैंने फॉर्म में भी डाला हुआ था कि मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो उनका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप एक फील्ड में एक्सपर्टीज की तरफ भी जा रहे हैं, आपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आप फील्ड चेंज क्यों करना चाहते हैं? तो इसके लिए भी सर मेरा आंसर यही था कि इट्स गुड कि आई एम हैविंग एन एक्सपर्टाइज इन वन थिंग और मैं उसमें मास्टर्स हूँ, बट एचपीसीएल में आने के बाद मुझे और एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट फील्ड्स का, क्योंकि एचपीसीएल में भी काफी डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। लाइक देयर इज प्रोजेक्ट्स आल्सो, पाइपलाइंस आल्सो, यूज, सेल्स, मार्केटिंग। तो इस चीज का एक्सपोजर लेने के लिए मैं अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ। ये मैंने आंसर दिया था उस टाइम पे, और मैंने आंसर भी ऐसा दिया था कि एग्जैक्टली यही रीजन है क्योंकि मैं एक फील्ड में मास्टर्स कर चुका हूँ, तो मुझे बाकी डिफरेंट फील्ड्स का भी एक्सपोजर लेना था, तो इसका आंसर मैंने ऐसे दिया था। और सर एक और क्वेश्चन था सर, वो वीकनेस का क्वेश्चन था कि मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक फॉर्म भराया हुआ होता है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से फिल करना होता है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप ब्लफ ना ही करें तो बेटर है। जो सच है आप वही लिखें, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी वीकनेस क्या है, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में वीकनेस लिखा था कि आई एम क्वाइट परफेक्शनिस्ट टाइप का हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई और वीकनेस बताओ जो तुम्हारी एक्चुअल वीकनेस हो। तो नेक्स्ट फिर मैंने बताया था कि मैं जब भी काम कराता हूँ तो मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स या आईएसओ बनाए हुए हैं मैं उनको फॉलो कराऊंगा जो भी काम करते थे। तो इस टाइम भी उन्होंने ये कहा कि ये भी तुम्हारी रियल वीकनेस नहीं लग रही है, तुम एग्जैक्ट अपनी जो एक्चुअल वीकनेस है वो बताओ। तो थर्ड टाइम जो मैंने, अब उस टाइम मेरे को भी दिमाग में नहीं था कि एक्चुअल वीकनेस मतलब क्या है, तो फिर मैंने ये बोला था कि आई एम नॉट दैट मच डिसिप्लिन। तो इस वर्ड से उनको थोड़ा, सबके रिएक्शन थोड़े से चेंज हुए थे, बट मैंने फिर उसको एक्सप्लेन ऐसे किया था कि जैसे मैं अभी जॉब करता था तो मैं प्लान करके जाता था कि जो भी मैं मतलब शाम को जब आऊंगा तो मैं ये पढ़ने वाला हूँ, बट अगर जॉब में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था या काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं रुक मतलब जॉब को प्रेफर करता था कि हाँ भाई ये काम कंप्लीट करा के जाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं जो अपने प्लान करता था मैं उस पर नहीं रह टिक पाता था, तो ये मैंने बोला कि मैं अपने जो डिसाइड करता था प्लान के अकॉर्डिंग उसमें मैं डिसिप्लिन नहीं था। तो फिर ये सुन के वो मान गए थे कि हाँ चलो ये हो सकता है वीकनेस। और इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिचुएशन बेस्ड ही था, और वो सर योरपीडिया ने ऑलरेडी लाइक एक जीटी मैंने किया हुआ था, तो उसके बेस्ड पर ही वो क्वेश्चन था कि मतलब अगर आपका एक फ्रेंड जो कलीग है जो ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहा है और उसको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एज अ मैनेजर आप कैसे डील करेंगे उस चीज को? तो ये ऑलरेडी सर मैंने योरपीडिया में आपका एक जीटी था, आपके साथ ही किया था ये वाला जीटी, तो उसमें तो हमने पूरा 15 मिनट डिस्कस किया था कि इस पर क्या करने वाले हैं या इस चीज में हम कैसे कैसे डिसीजन लेंगे। लाइक जीटी का याद करूँ तो उसमें किसी ने भी नहीं बोला था कि हम उसको निकाल देंगे, बट आपने फिर सजेस्ट किया था कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, अगर आपको इफिशिएंट नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली आप वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका भी मैंने सर उसी 15 मिनट से कुछ पॉइंट्स निकाल के इसके आंसर दिए थे कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूट कॉज जानूंगा कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज है, उसके बेसिस फिर मैं डिसाइड करूंगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और अगर वो शॉर्ट टर्म होती है तो ऑब्वियसली मैं उसको
कुछ टाइम के लिए ब्रेक दूंगा, और फिर जब वो फुल कैपेसिटी में रिकवर हो जाएगा तो वो ज्वाइन कर सकता है। और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ऑब्वियसली आई विल लुक फॉर सम अनदर पर्सन जो कि वो आके काम करेगा उसकी जगह। तो सर ऐसे ही यही क्वेश्चंस थे सर जो इंटरव्यू में पूछे गए थे। ओके, तो हाउ इट एंडेड योर इंटरव्यू? सर लास्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था कि मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल, तब वो ये लास्ट लास्ट में था। क्वेश्चन पूछा था। तो इसका भी आंसर सर मैं प्रिपेयर तो करके गया था, सभी प्रिपेयर करके जाते हैं, बट उस टाइम जो मैं प्रिपेयर करके गया था वो निकला नहीं मेरे मुंह से। मैं मतलब दैट वाज नेचुरली वो निकला कि लाइक मैं अभी ऑलरेडी पीएसयू में काम कर रहा था, तो आई वर्क क्लोजली विद ऑफिसर्स। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद ऑफिसर आई वांट टू गेट दोस ट्रेड्स एज वेल, लाइक ऑफिसर जो काम करते हैं वो वाले ट्रेड्स हमको, like I want those traits in my life, or as an individual I want those traits। तो मैंने ये चीज बोला था, तो उन्होंने कहा था कि तो सामने से उन्होंने कहा था कि आप एचपीसीएल में आएंगे तो आपको लगता है कि you will get those traits। तो मैंने कहा था यस मैम। तो that's how it ended सर। तो इंटरव्यू के बाद आपको लग गया था कि आपका ठीक गया है आदर्श? सर इंटरव्यू के बाद सब पता नहीं चलता है कितना ठीक गया है कितना नहीं गया है। मतलब मुझे तो लग रहा था कि हाँ इंटरव्यू तो सिलेक्ट कर जाऊंगा, बट कितने मार्क्स मिलेंगे ये तो मेरे को नहीं लग रहा था। बट मेरे को लग रहा था हाँ इंटरव्यू तो ठीक गया है मेरे बेसिस पे। बट एक्चुअली आपको नहीं पता होता है कि वो एज एन इंडिविजुअल क्या चाह रहे होते हैं आपसे। बट जो मैंने प्रिपरेशन किया था जैसे योर मीडिया में भी, तो एक आपको प्रोफेशनल की तरह जो आपको आंसर देने होते हैं, उसमें वो चीज मैंने योरपीडिया से सीखी थी कि एज एन कंपनी के एक एम्प्लॉय की तरह अगर आपको आंसर्स करने हैं तो वो चीज आपको अंदर से एक फील आ जाती है जब आप योरपीडिया से मतलब वो सीखते हैं जीटी एंड पीआई। तो लाइक जीटी में आपको डिफरेंट जीटीज मिलते हैं, तो एज अ प्रोफेशनल आपको क्या डिसीजंस लेने होते हैं वो चीज मैंने वहां पे सीखी थी। तो इंटरव्यू में मुझे ये काफी हेल्प किया, और मुझे लग रहा था कि हाँ आंसर्स तो ऑलमोस्ट ठीक दिए हैं, बट जस्ट निकलने के बाद ब्लैंक था कि पता नहीं अभी क्या होगा सर। ओके, सो आदर्श अब आपका ज्वाइनिंग कब है? ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो गया है सर मेरा। अच्छा, तो वेयर आर यू ज्वाइन प्रेजेंटली? Presently sir, in Gwalior they have given me posting of officer retail engineer sir। ओके, ऑफिसर रिटेल इंजीनियर। तो आपका ट्रेनिंग ओरिएंटेशन नहीं होता या हो चुका? It is completed sir in HPMTI degree, they will call you for 2 weeks। और तो training प्रेजेंटली किस वर्क प्रोफाइल पे हैं? जैसे एज अ सिविल इंजीनियर व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल देयर? sir the work profile, I have joined as civil engineer, but right now my work profile is officer retail engineer only। ओके, इसमें भी सर जो काम रहेगा वो डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स ही रहेगा। जैसे अगर कोई नया पेट्रोल पंप होता है तो वो पूरा बनाना रहेगा। और स्टिल आई एम लर्निंग एंड वो भी सर सीख ही रहा हूँ अभी भी। और रिटेल इंजीनियर में सर काफी जैसे मेंटेनेंस का भी जो काम रहेगा, कुछ ऑटोमेशन अगर खराब होता है तो वो भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और देयर आर सो लाइक पूरा जो पेट्रोल पंप है सर वो ऑटोमेटिक ही है, मतलब एज सच उसमें कुछ वो नहीं है, तो वो पूरा काम हमको ही देखना है। ओके, चलिए, तो कितना टाइम हो गया आपको एचपीसीएल में? सर पोस्टिंग हुए थे ओनली 2 डेज हुए हैं, बाकी इसके पहले ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, चलिए, सो दिस इज अ पोस्टिंग एंड हाउ लॉन्ग यू स्टे एट वन प्लेस? जैसे यहाँ पे पोस्टिंग हुआ तो यहाँ पे कितना टाइम आपको रहना है? आई थिंक सर जहाँ से मतलब अभी इसके पहले 2 वीक की ट्रेनिंग थी सर हमारी HPMDI डिग्री में पुणे में। तो वहां पर जो बताया गया था वो तो ऐसा बताया था कि आपको ऑलमोस्ट मतलब 3 इयर्स के बाद आपका ट्रांसफर चेंज होता रहता है। तो 3 साल के लिए आपको यहाँ पे रहना है? हाँ सर वो भी कुछ क्लियर मतलब पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, ओके, तो क्या नहीं सर। चलिए आदर्श, दैट इज वंडरफुल। So now you are leading a very cool life there as a professional in HPCL and यस I'm सर। thankful आपने पूरा बहुत अच्छे तरीके से explain किया सारा। And any message you want to give to students who are listening to you? यस सर, मतलब पहली बात तो मैं ये रहूंगा कि आप तो जो भी काम कर रहे हैं इंटीग्रिटी से करें, और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको मालूम, आपको खुद पता होता है कि आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और कितना आपका बचा हुआ है या सिलेबस जो भी है, तो उसको फुल इंटीग्रिटी से करें। जो भी आप जो भी काम आप कर रहे हैं, लाइक जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी करिए, और थोड़ा सा टाइम अगर फ्री मिलता है तो ऑब्वियसली आप अपनी पढ़ाई करिए उसमें भी। और बाकी मैं
thanks to your media, sir. It has really developed those professional, like how you think professionally to different questions. मतलब कैसे आपको आंसर करना है एज अ प्रोफेशनल, वो मैंने काफी कुछ सीखा है। और मैं ये कहूँगा कि जीटी लाइक ऑब्वियसली देयर आर प्रीवियस ईयर की जीटी आप कराते हैं, बट मैं कहूँगा कि वो प्रीवियस ईयर ना भी हो तभी आप जीटी करिए, और क्योंकि वो डिफरेंट आपको वैरायटीज देती है जो आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि वो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। और मेनली जो क्वेश्चंस थे इंटरव्यू में वो सारे सिचुएशन बेस्ड थे, तो वो आपकी एक थिंकिंग डेवलप करता है उस वे में कि हाँ आपको कैसे आंसर करना है एज अ प्रोफेशनल। तो वो काफी कुछ हेल्प किया, और इंटरव्यू में वो तो सर एकदम मतलब हेल्प किया मुझे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड थे। और तो सर यही है, बाकी मेन अपना फोकस रखिए और आप खुद पर बिलीव रखिए, आप जो करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करेंगे उसके लिए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, दैट इज वंडरफुल आदर्श, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टू नो योर जर्नी। आपने एज यू राइटली सेड आप परफेक्शनिस्ट अप्रोच रखते हैं। आपने बीटेक किया, उसके बाद आपने एमटेक चूज किया, उसके बाद आपने जॉब किया, और इनके साथ साथ आप तैयारी करते रहे और आप अपने एचपीसीएल ज्वाइन किए। तो एक अच्छा पाथ आपने फॉलो किया। अच्छा पाथ होता है, डिफिकल्ट पाथ होता है, उसमें मुश्किलें भी आती हैं। तो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ हमेशा अच्छा नहीं होता। सो आपने ऐसा पाथ चूज किया जो सही था, और वो लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें उसमें रेजिस्टेंस होता है, बट देन वी हैव टू फेस दोज रेजिस्टेंसेस, एंड दैट इज हाउ आई थिंक वी डेवलप प्रोफेशनली। तो बहुत अच्छा आपकी जर्नी आदर्श, और आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट जो सुनेंगे, सिविल इंजीनियर्स स्पेशली, उनको काफी इसमें मोटिवेशन रहेगा आपकी जर्नी से, कि आप एफर्ट करते रहें और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो लेट मी अगेन थैंक यू, आपने टाइम दिया फॉर दिस इंटरेक्शन एंड यू केम फॉरवर्ड। थैंक्स अ लॉट आदर्श। Thank you so much, sir, for your whole team, sir. Your India team, they have also worked hard for us, sir. Thank you, Adarsh.